अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज हमारा मेजर डिस्कशन टॉपिक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के टॉपिक को हम 3 डायमेंशन से कवर करेंगे। फर्स्ट, हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। सेकंड, हम उन कॉन्सेप्ट को SPSS के अंदर रन करेंगे। एंड थर्ड, हम डिफरेंट टेबल्स और चार्ट्स को अपने रिसर्च थीसिस के अंदर कैसे प्रेजेंट करते हैं और इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, हम इसको सीखेंगे। तो मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक बेसिकली डिस्क्राइब करता है अबाउट द सैंपल नॉट द पॉपुलेशन, यानी हमने जिन रिस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट किया होता है ये उनके बारे में हमें बताता है, पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट नहीं करता। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक एक ऐसी स्टैटिस्टिक की ब्रांच है जिसमें डेटा को इस तरीके से ऑर्गेनाइज और समराइज किया जाता है ताकि जब इसको प्रेजेंट किया जाए तो मीनिंगफुल और कंसाइज वे से रिसर्चर इसको अंडरस्टैंड कर सके, ताकि डिफरेंट ट्रेंड्स, पैटर्न्स और जो डेटा सेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आसानी के साथ और डीपली अंडरस्टैंड किया जा सके और उससे लर्न किया जा सके कि कौन कौन से ऐसे ट्रेंड और पैटर्न्स इस डेटा सेट के अंदर मौजूद हैं। तो फर्स्ट के ऊपर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल टेस्ट में हमारे पास मीन है, जिसको हम नॉर्मली तौर पे एवरेज भी कह देते हैं। मीन मैथमेटिकल एवरेज ऑफ अ रेंज ऑफ नंबर। फॉर एग्जांपल, मीन का एक कॉमन एग्जांपल से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इंग्लिश के पेपर में हमारे पास यहाँ पे 3 पेपर्स हैं। इंग्लिश में 70 मार्क्स, मैथ में 99 और साइंस में 14 मार्क्स है। तो हम देखना चाहते हैं कि इसका मीन क्या है। तो ये जो हमारे पास पेपर्स हैं इनके मार्क्स, यानी टोटल जो हमारे पास नंबर्स हैं इसको प्लस कर दिया और डिवाइड किया 3 के ऊपर। तो बेसिकली ये हमारे पास जो है समीशन एक्स है, यानी ये वैल्यूज हैं, ठीक है। और इसको जब हम सम अप करते हैं तो ये हमारे पास समीशन एक्स आ गया। और नंबर्स हमारे पास कितने हैं, 3 पेपर्स हैं, तो 3 के ऊपर हमने डिवाइड किया तो ये 69.67% हमारे पास ये मीन आ गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है मीन से कि अगर मैथ में देखा जाए तो 99% जो मार्क्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, जबकि साइंस में जो मार्क्स है वो कम है। लेकिन जब हम इसका मीन कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसकी जो औसत है वो कितनी है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हम लर्न करेंगे आप उसमें ये जो एग्जांपल है ये अनग्रुप डेटा की है। मीन टू से कि इसमें ग्रुप डेटा से मुराद ऐसा डेटा होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी शामिल हो, और अनग्रुप डेटा से मुराद ऐसा डेटा है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी शामिल ना हो। तो जस्ट एज अ कॉन्सेप्ट के तौर पे यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम मीन को जो है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो मीन क्या होता है कि बेसिकली जितनी भी हमारे पास वैल्यूज होती हैं उसको हम सम अप करते हैं और उसके बाद हम उसको डिवाइड करते हैं उनके नंबर्स के ऊपर, तो ये हमारे पास मीन आ जाता है। सेकंड इज मीडियन। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, इज द मिड पॉइंट व्हेन द नंबर आर अरेंज इन द न्यूमेरिकल ऑर्डर। अगर डिफरेंट वैल्यूज हैं और उसको अरेंज किया जाए, ठीक है, तो उस जो मेन वाली वैल्यू होगी वो हमारी मीडियन कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज थी, 5 वैल्यूज। तो ये फर्स्ट के ऊपर हमने इसको अरेंज किया, ठीक है। यहाँ पे 10, 15, 22 और 5 थे, तो हमने इसको अरेंज किया और इसके बाद हमें पता चला कि हमने इसमें से देखा कि इसकी मिडिल की वैल्यू कौन सी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो मिड पॉइंट है वो 10 है, तो इसलिए हम इसको मीडियन कहते हैं। इसमें एक और भी चीज आती है, फॉर एग्जांपल ये ओड है, अगर ये हमारे पास इवन हो इन दिस केस, तो इन दिस केस हम क्या करते हैं कि जो दोनों हैं, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे और वैल्यू लगा दें
और यहाँ पे 10 के बाद यहाँ पे वैल्यू आती है 11, ठीक है। तो फिर हम मीडियन किसको लेंगे, तो फिर हम करते क्या है कि जो 10 और 11 के दरमियान जो मिड इसका पॉइंट है, ठीक है, हम उसको फिर लेते हैं। 10.5 हमारी मिड पॉइंट कहलाएगा। इस तरह मोड क्या है, मोड इज द मोस्टली कॉमन अकरिंग नंबर इन द डाटा सेट, ठीक है, यानी जो सबसे ज्यादा रिपीटेड वैल्यू होगी वो हमारी मोड कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कुछ वैल्यूज हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 4 7 8 9 4 6 5 8 4 3 7 8 5 6 9 8 1 8। तो इसमें से जो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू है ना, वो हमारी मोड कहलाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेड में आपको यहाँ पे शो भी हो रहा है कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इस डेटा सेट के अंदर क्या है, 8 है। तो हम इसलिए इसको मोड कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट हाउ डिस्पर्स अ रेंज ऑफ नंबर इन नंबर्स इन वैल्यूज, कि कितना जो है वो जो डेटा है, नंबर्स ऑफ वैल्यूज जो हमारे पास है, वो नंबर्स डेविएट हो रहे हैं, यानी फैल रहे हैं, मुंतशिर हो रहे हैं। मीन टू से कि हमारे पास जो मीन है, अगर जो नंबर्स हैं, जो वैल्यूज हैं, वो मीन से के क्लोज हैं, ठीक है, अगर मीन के क्लोज है तो इट्स मीन के जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो रिलेटिवली लो होगा, उसकी वैल्यूज जो होगी वो कम होगी। अगर वैल्यूज जो है वो मतलब कि जो मीन से हटके है, मतलब कि डिफरेंस है, और ऑल द प्लेस, ठीक है, मतलब कि जो मीन से काफी दूर फासले पे है, तो इट्स मीन तो उनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी हाई होगा। वेरिएंस का जब हम स्क्वायर रूट ले तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। मूव करते हैं हम स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस की तरफ। लेक्चर नंबर 42 में हम डिटेल में इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक दफा फिर मैं आपको और भी बता दूं। इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लेक्चर 42 की, आप वहां से इसको असेस कर सकते हैं। तो स्क्यूनेस जो है वो हमें बताता है ये बेल शेप कर्व के बारे में, कि अगर फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट साइड के ऊपर है ये कर्व, तो इट्स मीन ये पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है, और अगर ये राइट साइड के ऊपर है ये कर्व, तो इट्स मीन ये नेगेटिव स्क्यूड है। इसी तरीके से कर्टोसिस हमें बताता है कि जो पीकनेस और फ्लैटनेस ऑफ द डेटा, ठीक है, तो ये जो हमारे पास मिड पॉइंट है ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर ये इससे ऊपर है, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ये ऊपर है, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव कर्टोसिस। अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से नीचे है तो हम इसको नेगेटिव कर्टोसिस कहते हैं। इस तरीके से स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस रेफर टू द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। Skewness and kurtosis value will be 0 when observed distribution will exactly normal। जब हम कहेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है तो इट्स मीन कि स्क्यूनेस और कर्टोसिस की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 होगी। और अगर हमारे पास जो है वो उसकी जो वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू शोज डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव स्क्यूड, अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो हम इसको पॉजिटिव स्क्यूड कहेंगे। और इसकी जो मोर पीक्ड देन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब पॉजिटिव स्क्यूड होगा तो इट्स मीन के ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से इसकी पीकनेस ज्यादा होगी, लेकिन जब ये नेगेटिव होगा तो इट्स मीन इसकी जो बेल शेप कर्व है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से फ्लैट होगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू इज नॉट एक्सीड फ्रॉम -1 to +1 in order to satisfy the assumption of multivariate model, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है डेटा के अंदर। अब हम मूव करते हैं कि किस तरीके से हम इसको SPSS के अंदर कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम फर्स्ट के ऊपर एनालाइज के ऊपर जाएंगे।
और एनालाइज में हमारे पास ये सेकंड ऑप्शन है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में फर्स्ट हम फ्रीक्वेंसी को क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब इसमें हम फर्स्ट के ऊपर डेमोग्राफिक वेरिएबल्स को जो है वो हम इसको इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और हमारा जेंडर से लेके ऑक्यूपेशन तक, और यहाँ पे हमने इसको इंसर्ट कर दिया। अब फर्स्ट में हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, तो मेनली जो यहाँ पे देख सकते हैं परसेंटाइल वैल्यू है और सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो हम मीन कैलकुलेट करना चाहते हैं, टिक किया। यहाँ पे मीडियन कैलकुलेट करना चाहते हैं, मोड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तीनों पे टिक किया। इसके बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन को देखना चाहते हैं, मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, और डिस्ट्रीब्यूशन में हम स्क्यूनेस और कर्टोसिस को चेक करना चाहते हैं, और इसके साथ ही कंटिन्यू। तो देखें इनको हमने चेक किया। इसके बाद डिस्पर्शन में हमारे पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम मैक्सिमम, और डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, तो कंटिन्यू। इसके बाद हमारे पास आ जाता है चार्ट्स। चार्ट में फर्स्ट मैं पाई चार्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद हम बार चार्ट और हिस्टोग्राम को भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो मैं पाई चार्ट के थ्रू देखना चाहता हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तो इसको कंटिन्यू किया। इसके बाद हमने स्टाइल में इसको एज इट इज रहने दें, बूटस्ट्रैप इसको भी एज इट इज रहने दें, और इसके साथ हम इसको ओके कर देते हैं। ये हमारे पास आउटपुट विंडो में शो हो रहे हैं। तो फर्स्ट के ऊपर यहाँ पे हमारे पास स्टैटिस्टिक का टेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तमाम हमने जिनको सेलेक्ट किया था उनके तमाम के हमारे पास यहाँ पे फिगर्स शो हो रहे हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जेंडर में अगर यहाँ पे देखा तो वैलिड जो टोटल नंबर्स हैं वो हमारे पास 337 है, और मिसिंग वैल्यू इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, मीन जो है वो 1.39 है, मीडियन है 1, और मोड भी 1 है। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ये हमें दी है। ठीक है, तो ये तमाम जो है देखिए यहाँ पे वैल्यूज हैं। इसके बाद एज का हमारे पास यहाँ पे फिगर्स शो हो रहे हैं, एजुकेशन का शो हो रहा है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज हमारे पास शो हो रही हैं। ये तमाम जितनी भी हमारे पास डेमोग्राफिक्स के जो वैल्यूज थे वो यहाँ पे शो हो रही हैं। इसके बाद हम वन बाय वन जो है उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जेंडर है, उसके बाद फिर जेंडर के बाद एज का टेबल है। तो जेंडर में आप देख सकते हैं मेल जो हमारे पास है वो 205 है और फीमेल 132 है। परसेंटेज ऑलरेडी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, कि 60.8% जो मेल है और 39.2% जो फीमेल है। तो वैलिड परसेंटेज और क्यूमुलेटेड परसेंटेज आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो ये हमें वन बाय वन जो भी हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक बेस के ऊपर हमारे पास डेमोग्राफिक वेरिएबल्स है उसका अलग से टेबल भी शो हो रहा है। ठीक है, तो इट्स मीन के हम मूव करते हैं इस तरीके से। ये एजुकेशन का टेबल है, कोर्स ऑफ स्टडी है, पर मंथ अलाउंस है, पार्ट टाइम मटेरियल। इस तरीके से आपने वन बाय वन जो है इसको डिटेल के साथ देख लेना है कि किस तरीके से हमारे पास क्या क्या रिस्पॉन्सेज आई हैं। अब हमने फर्स्ट के ऊपर पाई चार्ट का यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेटा जो है उसको देखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे जेंडर है, तो ये यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि जो मेल है वो ब्लू कलर में और फीमेल जो है वो ग्रीन में है। तो इससे हमें पता चलता है जब हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करते हैं कि हमें पैटर्न्स का पता चलता है और हमें ट्रेंड का पता चलता है, आसानी के साथ हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो पाई चार्ट के अंदर हमें सर्कल के अंदर पता चल जाता है फौरन के यहाँ पे मेल जो है वो रिस्पोंडेंट ज्यादा है और फीमेल है कम। इसी तरीके से वन बाय वन हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। एज वाइज अगर हम देखें तो एज में हमारे पास जो 18 से 28 तक जो एज है रिस्पोंडेंट्स जिन्होंने हमें रिस्पॉन्स दिया है उनका जो एरिया है वो ज्यादा है। मीन टू से कि ज्यादातर लोगों ने
कि जो जिनकी एज 18 से 28 तक थी उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। जो 29 से 38 तक थे वो ग्रीन कलर में यहाँ पे आपको शो हो रहा है, और जो येलो कलर में है वो 39 से 48 के दरमियान है। ठीक है, तो यहाँ से आप आसानी के साथ अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो पाई चार्ट के थ्रू। इस तरीके से आप 1 बाय 1 जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है पर मंथ अलाउंस। ठीक है, तो पर मंथ में देखें कि 0 से 5000 जिनके पास अलाउंस है, तो यहाँ पे वो ब्लू कलर के अंदर शो हो रहा है। इस तरीके से 5000 टू 10,000 है। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर में शो हो रहा है। अगर मोर देन 25,000 है तो ये येलो में है। इस तरह से जो जो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं उसको पाई चार्ट के अंदर हम इजीली तौर पे देख के अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन कौन से रिस्पोंडेंट्स ने हमने ज्यादा रिस्पॉन्स दिया, कौन कौन सी कैटेगरी ने। इस तरीके से हम दोबारा से जो हमारे पाई चार्ट के थ्रू है वो हम इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है। अब हम मूव करते हैं कि किस तरीके से हम दूसरी जो है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं चार्ट्स को। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास है बार चार्ट। ठीक है, तो बार चार्ट से क्या मुराद है हम इसको जरा देखते हैं। इसको कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करने के साथ ओके। ठीक है, जैसे ही हमने बार चार्ट के ऑप्शन को क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बार चार्ट में हमारे पास जो जेंडर है यहाँ पे हमारे पास जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, मेल एंड फीमेल, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज हैं कि कितने हमारे पास जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो वाई एक्सिस के ऊपर जो है उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मोर देन 200 जो है वो मेल ने रिस्पॉन्स दिया है। ठीक है, रिस्पोंडेंट्स हैं इसमें, और फीमेल जो है ये अप्रोक्सीमेटली 100 से ज्यादा और 150 से कम है। ठीक है, यानी 130 या 138 के लगभग है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है बार चार्ट से, एक और व्यू का पता हमें चलता है कि कौन कौन से रिस्पोंडेंट्स जो हैं उन्होंने ज्यादा रिस्पॉन्स दिया है और कौन किसने कम दिया। इस तरीके से हम यहाँ पे एज में अगर देखें तो एज में भी सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है और एक्स एक्सिस के ऊपर जो है एज है। ठीक है, तो 18 से 28 वाले जो हैं वो मोर देन 300 जो हैं रिस्पोंडेंट्स हैं जिन्होंने फ्रीक्वेंसी है, जिन्होंने रिस्पॉन्स दिया है, जबकि 29 से 38 वाले बहुत कम है और 39 से 48 वाले उससे भी कम है। तो इससे हमें एक जो है वो ओवरव्यू का पता चलता है। इस तरीके से आप 1 बाय 1 जो है वो बार चार्ट के थ्रू भी जो है वो आप डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेटा कर सकते हैं आसानी के साथ। अब हम मूव करते हैं थर्ड जो हमारे पास ऑप्शन है एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और फ्रीक्वेंसी में जो हमारे पास चार्ट में जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें हम हिस्टोग्राम, ठीक है, इसको सेलेक्ट करते हैं और कंटिन्यू। ठीक है, तो जैसे ही कंटिन्यू किया ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो हिस्टोग्राम जो है वो चार्ट्स डेवलप हो गए। अब यहाँ पे आप हिस्टोग्राम में देख सकते हैं कि हिस्टोग्राम में बेसिकली जो मिड पॉइंट है उसके दौरान जो है वो हम यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर शो होता है। जैसे कि हमारे पास जो था 1 जो था वो मेल के लिए था, तो उसकी जो लो बाउंड्री थी 1 की जो लोअर बाउंड्री है वो 0.5 है और जो इसकी मैक्सिमम बाउंड्री है वो 1.5 है। ठीक है, तो ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस साइड पे वाई एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसीज हैं जो कि मोर देन 200 है। इस तरह जो 2 की लोअर बाउंड्री है वो 1.6 है और जो हायर बाउंड्री है वो 2.5 है।
तो हिस्टोग्राम के थ्रू हम इस तरीके से जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो होती है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन और नंबर है, ठीक है। इस तरह एजेस हैं, ठीक है। एज है हमारे पास, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर शो हो रही है और यहाँ पे एज जो है उसको एक्स एक्सिस के ऊपर शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप तीनों तरीकों में से जो भी आपका एनालिसिस के लिए रिक्वायर्ड है, चाहे पाई चार्ट है, बार चार्ट है या हिस्टोग्राम है, आप इसको यूज कर सकते हैं। अब इसको हम एक रिसर्च है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसर्च है, फौरन हम उसको देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है अपने एज एग्जाम्पल के तौर पे अपने रिसर्च थीसिस के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको लॉन्च कर देता हूँ, ठीक है। रिस्पोंडेंट डेमोग्राफिकल प्रोफाइल, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है वो यूज कर सकते हैं पाई चार्ट्स को या बार चार्ट्स को अपने रिसर्च थीसिस के अंदर, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं 18 ईयर ओल्ड है, बिलो है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीजें शो हो रही हैं। 1 by 1 मटेरियल स्टेटस है, मटेरियल स्टेटस, इसके बाद कोर्स ऑफ स्टडी है, तो हाउ मच अलाउंस डू यू गेट योर पेरेंट पर मंथ, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो इसको डेमोग्राफिक वेरिएबल्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं कि हम किस तरीके से टेबलेट फॉर्म के अंदर यानी टेबल के अंदर हम इसको प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये एक रिसर्च थीसिस है जिसमें आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ये कंस्ट्रक्टिव वेरिएबल्स हैं, तो आप यहाँ पे जेंडर वाइज लिख लें, जेंडर, एज, स्टेटस, जो भी है आपका, लोकेशन, और यहाँ पे मीन, मैक्सिमम, ठीक है। मीन क्या है, मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ वी मूव टू वर्ड कि किस तरीके से हम कॉन्स्ट्रक्ट्स को, मतलब कि वो वेरिएबल्स जो कि हमने स्टडी के अंदर, रिसर्च मॉडल के अंदर यूज किए हैं, उसको हम अपने जो रिसर्च थीसिस के अंदर है उसको प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम जाते हैं, पहले हम अपने SPSS के मेन फाइल के ऊपर, और यहाँ पे हम एनालाइज के ऑप्शन को क्लिक करते हैं और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, इस ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो विंडो ओपन हो गई, डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम जो है वो सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कंप्यूट वेरिएबल है वो वेरिएबल जिनको हमने कंप्यूट किया है, ठीक है। तो ये FK1 से हमारे पास SB1 है, हमने इसको इंसर्ट किया। यहाँ पे ऑप्शंस में हम देखना चाहते हैं कौन से, फॉर एग्जांपल हम स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम देखना चाहते हैं, और स्क्यूनेस या कर्टोसिस की वैल्यूज भी हम देखना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही कंटिन्यू, ठीक है। और इसके बाद स्टाइल को भी आपने एज इट इज रहना है, बूटस्ट्रैप भी एज इट इज रहने दे। तो इसको हम ओके करते हैं। जैसे ही हमने ओके किया तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो आउटपुट जो है आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का जो टेबल है, तो ये हमें शो कर रहा था कि फाइनेंशियल नॉलेज के जो टोटल नंबर है इतने हैं, मिनिमम जो है वैल्यू जो है 1 है और मैक्सिमम जो है वो 5 है, मीन 3.5 है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 0.71 है, ठीक है। तो हायर मीन है इट्स मीन, और स्क्यूनेस की जो वैल्यू है आप यहाँ पे देख सकते हैं -1 और +1 के दरमियान है, ठीक है, -1 और +1, तो ये भी ठीक है, ठीक है। तो इसको हम नॉर्मली तौर पर कहते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अपने रिसर्च थीसिस के अंदर इस टेबल को प्रेजेंट करते हैं। तो किस तरीके से हम इसको अपने रिसर्च थीसिस के अंदर प्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक टेबल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो है वेरिएबल नेम है, मीन है,
मिनिमम, मैक्सिमम और स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। तो आप इसको अपने वर्ड्स में किस तरीके से इंटरप्ट करते हैं, लेकिन मेनली हम इसको डिस्क्राइब कैसे करते हैं, आज हम इसको लर्न करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेविंग बिहेवियर रेंज फ्रॉम 1 to 5 विद अ मीन वैल्यू ऑफ 3.56, ठीक है। जो मीन वैल्यू है उसके 3.56 है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3.56, और रेंज जो है वो 1 से 5 तक है। स्टैंडर्ड डेविएशन 0.77 है, ठीक है। तो यहाँ पे इट इंडिकेट्स, ठीक है, it indicates that the saving behavior of Pakistani students average is 3.56. Second variable is financial knowledge range from 1 to 5 with the mean value of 3.54, which show that the most Pakistani students have financial mean in 3.54. Financial range जो है, अब 1 by 1 आपने इसका रेंज भी बताना है, इंटरप्रिटेशन भी करनी है, और साथ साथ आपने इसकी मीन वैल्यू भी बतानी है कि, और ये भी बताना है कि किस तरीके से इंडिकेट करता है इसकी जो मीन वैल्यू है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो 1 by 1 आप जो है जैसे कि the intention to range is intention to save range is 1.08 to 5 with a mean value of 3.28. It shows that more than 60% of Pakistani students have intention to save. तो इस तरीके से आपने जो भी डेमोग्राफिकल आपके वेरिएबल्स हैं, आपने उसकी भी इंटरप्रिटेशन करनी है, उसके टेबल्स और उसके चार्ट को अपने थीसिस के अंदर आपने उसको प्रेजेंट करना है। प्लस आपका जो कंस्ट्रक्ट्स हैं वो वेरिएबल जिसको आप अपने रिसर्च मॉडल्स के अंदर मेजर करना चाहते हैं, आप उसको भी जो है उसके टेबल्स को आप इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि बेटर वे से, मतलब कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जो वेरिएबल है उनके मीन क्या है, मैक्सिमम अगर रिक्वायर्ड है, ठीक है, एज पर यूर रिसर्च मॉडल। तो आप यहाँ पे जो कर्टोसिस की और स्क्यूनेस की वैल्यूज है उसको भी अपने टेबल के अंदर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसका मकसद जो हमारा था कि हम किस तरीके से डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस को अपने रिसर्च थीसिस के अंदर इंटरप्रेट करते हैं, उसके डेमोग्राफिक वेरिएबल्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके रिसर्च मॉडल के जो वेरिएबल्स हैं किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद है कि आपने इससे बहुत कुछ लर्न किया होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल के आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।